नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव आज तैयार किया है और यदि इसे मंजूरी मिलती है तो ये प्रदेश में एक साथ पीजी सीटों का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार माना जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार आईजीएमसी शिमला में पीजी सीटें 139 से बढ़ाकर 230 की जाएगी। इसके साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो यहां पर टांडा मेडिकल कॉलेज में यह संख्या 99 से 156, नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में 24 से 79, नाहन मेडिकल कॉलेज में 3 से 35, चंबा मेडिकल कॉलेज में 4 से 32 और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 8 से 65 करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव से प्रदेश के विद्यार्थियों को राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और इससे विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। पीजी डॉक्टर मरीजों के उपचार, चिकित्सा शिक्षा और शोध कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अस्पतालों की सेवाएं भी मजबूत होगी। और इस विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञों के 218 नए पद भी सृजित कर चुकी है। इनमें मंडी, टांडा, नाहन, चंबा, हमीरपुर और चमियाना मेडिकल संस्थानों के पद शामिल है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इन पदों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई 2026 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली, अनुशासित और मेहनती है। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध करवाना नहीं बल्कि युवाओं को प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना भी है। सीएम ने कहा है कि आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी योग्य अभ्यर्थी की सफलता में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना यानी कि MIS के अंतर्गत वर्ष 2022, 23, 24 और 25 में खरीदे गए सेबों के बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सेब उत्पादकों के खाते में भेज दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि MIS के अंतर्गत 30 बैग तथा सेब बेचने वाले उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब बेचने वाले उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सीएम ने कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं और वर्तमान सीजन में MIS के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। सेब उत्पादकों को पोर्टल पर आधार संख्या, भूमि संबंधित विवरण और बैंक खातों की जानकारी देकर पंजीकरण करवाना होगा और इसके साथ ही वे अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट भी बुक कर सकेंगे, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और अन्य अधिक सुविधाएं भी बागवानों को मिल सकेगी। खरीद और भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी उत्पादकों को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने खरीद सीजन के दौरान सभी संग्रहण केंद्रों पर उत्पादकों की सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 9 सरकारी स्कूलों का दर्जा घटाने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार जिन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालय
विद्यालयों में छात्र संख्या 7 या उससे कम है, उनका स्तर तत्काल प्रभाव से घटा दिया गया है। और इसके तहत 4 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालय और 5 राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया है। सरकार के आदेश के अनुसार मंडी जिले के पलहोता और कथोग, सिरमौर के शुगाकांडो तथा शिमला के ज्ञानह स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अब राजकीय उच्च विद्यालय के रूप में संचालित होगा। वहीं कांगड़ा के उत्तरापुर और शिमला के दखल, ताहू, मशनू और अंबोई राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन विद्यालयों के मौजूदा स्टाफ, कार्यालय, अभिलेख, फर्नीचर, अन्य सामग्री, स्वीकृत पद, भूमि और भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। और इसके अलावा सरकार ने पालमपुर और भंगरोटू में किए गए स्कूल विलय के फैसले को भी रद्द कर दिया है। अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालमपुर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालमपुर 2 अलग-अलग सह शिक्षा विद्यालयों के रूप में संचालित होंगे। इनमें लीड स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालमपुर सीबीएसई बोर्ड से संबंध होगा, जबकि दूसरा विद्यालय एचपी बोर्ड से संबंधित होगा। और इस प्रकार पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भंगरोटू और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू का विलय भी समाप्त कर दिया है। पुनर्गठन के बाद लीड स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंध रहेगा, जबकि दूसरे विद्यालय का संचालन एचपी बोर्ड के अंतर्गत किया जाएगा। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के निराशाजनक परिणामों को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। परीक्षाओं की समीक्षा के बाद विभाग ने 25% से कम परीक्षा देने वाले 50 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। और निदेशालय ने संबंधित शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। नोटिस में साफ तौर पर पूछा गया है कि उनके विषय या कक्षा का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहने के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं। विभाग ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनकी इंक्रीमेंट भी रोकी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का स्कूलवार और विषयवार विश्लेषण शुरू कर दिया है। विभाग उन स्कूलों पर विशेष नजर रख रहा है जिन्हें जहां पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार कमजोर परिणाम सामने आ रहे हैं और इन विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि कमियों को दूर किया जा सके। और अपने तमाम दर्शकों को यह भी बता दें, पिछले साल भी ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की गई थी जिन शिक्षकों का परिणाम जो है वो 25% से भी कम रहा था, इंक्रीमेंट रोकी गई थी। और अब इस साल भी सरकार ने यह स्थिति स्पष्ट की है कि अगर इस बार भी शिक्षकों का परिणाम ऐसा ही रहता है तो उनकी इंक्रीमेंट और एक बार की जो प्रमोशन है इस 1 साल की, उस प्रमोशन को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहां पर शिक्षकों के लिए जरूर चिंताजनक है, क्योंकि अब जो है वो तमाम शिक्षकों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है कि किन शिक्षकों का परिणाम इस साल बोर्ड परीक्षा में खराब रहा है। ऐसे में कई शिक्षकों की इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर जो है वो इस साल भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2027 से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 केस स्टडी आधारित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इन प्रश्नों में विद्यार्थियों को पहले एक पैराग्राफ अथवा किसी परिस्थिति का विवरण दिया जाएगा, जिसे पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य विद्यार्थियों की केवल रटने की प्रवृत्ति की बजाय उनकी तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, विषय की समझ और निर्णय लेने की योग्यता का आकलन करना है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत अस्थायी आधार पर गणित और अंग्रेजी शिक्षक के 32 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों के लिए 30 और 31 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। विभाग के अनुसार 16 पद गणित शिक्षक और 16 पद अंग्रेजी शिक्षक के हैं। प्रत्येक विषय में दृष्टिबाधित, अस्थि विकलांग, श्रवण बाधित तथा बहुदिव्यांग श्रेणियों के लिए 4-4 पद निर्धारित किए गए हैं। 23 जुलाई को सभी दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सुबह 10:30 बजे निदेशालय ब्लॉक नंबर 33 सुमटी शिमला में होगी। वहीं 31 जुलाई को और रुष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग GSSS यानी कि छोटा शिमला स्कूल सुमटी में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र और सत्यापित प्रतियों का एक सेट लाना होगा। इनमें शैक्षणिक योग्यता, B.Ed, बोनाफाइड, हिमाचली प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, BPL, गैर रोजगार, भूमि, प्रशिक्षण
और अनुभव संबंधित दस्तावेज शामिल है। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। देश की परीक्षा प्रणाली में बार बार लग रहे पेपर लीक के दाग और युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के विरोध में आज सोलन के चिल्ड्रन पार्क में सैकड़ों युवा, महिलाओं, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल और सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी शरभ नेगी और गुजरात विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सीपी भसीन ने देश की मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। बार बार परीक्षा रद्द होना और पेपर लीक होना अब एक मानसिक महामारी का रूप ले चुका है, जिससे तुरंत रोका जाना अनिवार्य है। आपको बता दें तो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया। देशव्यापी प्रदर्शन के समर्थन में आगामी 20 जुलाई को सुबह 11 बजे विभिन्न संगठनों द्वारा सोलन में एक विशाल और व्यापक प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि ये लड़ाई युवाओं के हक के लिए है और इसे आगे भी उग्र रूप से जारी रखा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ यानी कि प्रदेश के कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़े कई लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और इस दौरान महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता और उसका एरियर जारी करने, सभी सरकारी कार्यालयों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने, केंद्र सरकार की तर्ज पर चाइल्ड केयर लीव देने और सचिवालय भत्ते से वंचित कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बैठक जो हुई, उस बैठक में महासंघ ने सबसे पहले कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और उसके एरियर के भुगतान का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कर्मचारियों को लंबे समय से इसका इंतजार है, इसलिए सरकार जल्द इसका भुगतान सुनिश्चित करे और इसके अलावा महासंघ ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 डे वीक लागू करने की भी मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर कार्य जीवन संतुलन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने तमाम सभी कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और यह कहा जा रहा है कि सीएम ने उन पर जल्द सकारात्मक विचार करने का भी भरोसा दिया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी निपुण जिंदल को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया है। निपुण जिंदल केंद्र सरकार के आर्थिक मामले विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति को 4 साल के लिए मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में वो हिमाचल सरकार के अधिकारी है और यहाँ पर आईटी विभाग के निदेशक के अलावा उनके पास एचआरटीसी के एमडी पद का कार्यभार भी है। उनके दिल्ली जाने के बाद ये दोनों ही पद खाली हो जाएंगे, जिन पर सरकार अन्य अधिकारियों को दायित्व सौंपेगी। अगली खबर की बात करें तो मंडी नगर निगम को आज नया नेतृत्व मिल गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आज नवनिर्वाचित मेयर सुमन ठाकुर और डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह मंडी नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया। एडीसी प्रियांशु खाती ने मेयर सुमन ठाकुर और डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा को ये शपथ दिलाई। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार की ऊर्जा विभाग ने पुरानी अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त होने वाले जेओआईटी जॉब ट्रेनी और मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय को लेकर बिजली बोर्ड को स्पष्टीकरण जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार वित्त विभाग ने जेओआईटी जॉब ट्रेनी के लिए 12,500 रुपए प्रतिमाह समेकित मानदेय निर्धारित कर दिया है। वहीं मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय के संबंध में वित्त विभाग ने मामला कार्मिक विभाग को भेजने की सलाह दी है। कार्मिक विभाग से स्वीकृति और आवश्यक सलाह प्राप्त होने के बाद इस संबंध में अलग से फैसला जारी किया जाएगा। इस बीच राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि करुणा मुल्क यानी कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति सभी कर्मचारियों के साथ समानता और न्याय होना चाहिए। यूनियन ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को प्रबंधन और राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से उठाती रहेगी तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखा जाएगा। साथ ही इस विषय में होने वाली आगामी निर्णयों की जानकारी समय समय पर कर्मचारियों को दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले अनावश्यक प्रशासनिक तबादलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के तबादले को रद्द करते हुए
विभाग को उसे उसके वर्तमान स्थान पर ही सामान्य कार्यकाल पूरा कर देने का आदेश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता अंजना कुमारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि वो प्रतिवादी राकेश कुमार को सीधे ढलियारा में समायोजित कर सकते हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट के आदेश के बाद 4 अक्टूबर 2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रागपुर जिला कांगड़ा में स्थानांतरित किया गया था। वहां उन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को ज्वाइन किया था। 31 मार्च 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी कर उन्हें पीएचसी प्रागपुर से ढलियारा स्थानांतरित कर दिया और इस तबादले के पीछे विभाग ने एक त्रिकोणीय स्थानांतरण की योजना बनाई थी, जिसके तहत निजी प्रतिवादी राकेश कुमार को ईएसआई अस्पताल संसारपुर टेरेस से हटाकर याचिकाकर्ता की जगह प्रागपुर भेजा जाना था। याचिकाकर्ता को ढलियारा भेजा जाना था। एक अन्य निजी प्रतिवादी अश्विनी कुमार को ढलियारा से हटाकर राकेश कुमार की जगह संसारपुर टेरेस भेजा जाना था। याचिकाकर्ता ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने तलक टिप्पणी करते हुए अब कहा है कि अगर विभाग ने याचिकाकर्ता को परेशान ना किया होता तो ये आसानी से दो तरफा व्यवस्था हो सकती थी। इसी तरह अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक कोटे के पद पर पदोन्नति मामले में अदालती आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने भूषण लाल शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में नाराजगी जताते हुए जल शक्ति विभाग के संबंधित अधिकारी को 31 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया है कि याचिकाकर्ता को पूर्व सैनिक कोटे के तहत वरिष्ठता और पदोन्नति के लाभ देने में विभाग ने लगातार आनाकानी की है। हाईकोर्ट ने 2022 में ही आदेश दिया था कि अवैध रूप से नियुक्त प्रतिवादी सुमित सूद को वरिष्ठता में भूषण लाल शर्मा से जूनियर रखा जाए और इसके बावजूद बिना किसी अदालती रोक के विभाग ने सुमित सूद को पहले अधीक्षण अभियंता पद पर प्रमोट कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को बिना प्रमोशन 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होना पड़ा। खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता को उसके जायज हक और लाभ न देने के लगातार व जानबूझकर प्रयास किए गए। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला शादी के बाद किसी अन्य राज्य में जाती है तो वो वहां अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण या नौकरी का लाभ पाने की हकदार नहीं होगी। अदालत ने कहा कि मूल राज्य से बाहर शादी करने पर यह नियम कड़ाई से लागू रहेगा। मुख्य न्यायाधीश जीएस सिंधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रीनू की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का जन्म पंजाब में अनुसूचित जाति में हुआ था, जो पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। हिमाचल प्रदेश में शादी करने के बाद उसने हिमाचल में टीजीटी शिक्षक पद के लिए एससी श्रेणी के तहत आवेदन किया था। विभागीय स्तर पर उनकी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद उन्होंने सिंगल जज बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की। वहां से राहत न मिलने पर उसने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रवासी राज्य ने संबंधित महिला को स्थानीय जाति प्रमाण पत्र जारी भी कर दिया हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा तय किए गए कड़े कानूनी सिद्धांतों को शिथिल नहीं कर सकता। अगली खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऊना जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने विधायक और प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा को इन चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस संबंध में प्रदेश कार्यालय से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार रणधीर शर्मा पहले से नियुक्त वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया के संचालन और समन्वय की जिम्मेवारी निभाएंगे। इन नेताओं में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास और जिला सह प्रभारी विशाल चौहान शामिल है। प्रदेश सरकार, अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु अब सीमा 23 से 45 वर्ष के स्थान पर 23 से 50 वर्ष कर दी गई है और इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। जिन आवेदनकर्ताओं ने 2 जून 2026 से 16 जून 2026 के बीच इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिले के पालमपुर में आज सूरत से पालमपुर वाया चौकी परमानगर जा रही एचआरटीसी की बस में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बस में सवार लगभग 25 से
से 30 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही होगा। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है, जबकि 18 और 23 जुलाई को कुछ ही स्थानों पर बारिश हो सकती है। विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, हमीरपुर और अन्य मध्य और निचले पर्वतीय जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त 18 से 23 जुलाई के दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।